हेलो बच्चों, आज मैं बात कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेज की चैप्टर नंबर 1। जो स्टूडेंट 2024 में 12th का बोर्ड देने वाले हैं, तो मैं 5 मार्क्स के जो क्वेश्चन हैं उसको डिस्कशन कर रहे हैं। अगर 5 मार्क्स के क्वेश्चन को आप समझते हैं तो इससे शॉर्ट क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं और लॉन्ग क्वेश्चन को भी सोल्व कर सकते हैं। तो इसमें देखिए ये किस तरह से क्वेश्चन बना सकता है, देख रहे हैं कितने तरह से क्वेश्चन बना सकता है। तो पहला इसमें जो क्वेश्चन है वो है फाइंड एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एंड टॉर्क ऑन एन इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। या ऐसे पूछ सकता है, एन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज हेल्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड यूजिंग सुटेबल डायग्राम सो दैट इट डज नॉट अंडरगो एनी ट्रांसलेटरी मोशन। मतलब कि ये चलेगा नहीं, ये सिर्फ जैसे ऐसे था पहले था और इस तरह से घूम जाएगा, रोटेट कर जाएगा ना, जैसे कि डायग्राम में आपको हम लोग सोल्यूशन करेंगे। मतलब कहने का मतलब कि डाइपोल ऐसे है, इस पर फील्ड देंगे तो ये क्या करेगा, ऐसे रोटेट कर जाएगा, ये कह रहा है। मतलब कि ऐसे चलेगा नहीं, ये कहना चाहता है क्वेश्चन में। यूजिंग सुटेबल डायग्राम सो दैट इट डज नॉट अंडरगो एनी ट्रांसलेटरी मोशन। एंड सेकेंड में है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर टॉर्क एक्टिंग ऑन इट स्पेसिफाई इट्स डायरेक्शन। फिर बी क्वेश्चन है, ये ए क्वेश्चन था, ए क्वेश्चन में ये था या इसी बात को ऐसे भी लिख सकते हैं। दूसरा है कि डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वर्क डन इन रोटेटिंग अ डाइपोल फ्रॉम एंगल थीटा नॉट टू थीटा 1। मतलब कि थीटा 0 से थीटा 1 तक रोटेट कर रहा है इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। या इसी क्वेश्चन को ऐसे लिख सकता है, डिफाइन टॉर्क एक्टिंग ऑन अ डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट पी वेक्टर प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई वेक्टर, express it in the vector form and point out the direction along which is act। इसमें लिखा हुआ है कि व्हाट हैपेंस इफ द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। मतलब कि डाइपोल पे जब हम लोग फील्ड को नॉन यूनिफॉर्म देंगे तो क्या होगा। फिर लिखा हुआ इसी में कि व्हाट वुड हैपन, मतलब सेकेंड थर्ड पार्ट है इसका, व्हाट वुड हैपन इफ द एक्सटर्नल फील्ड ई इज इंक्रीजिंग। मतलब एक्सटर्नल फील्ड को लगातार बढ़ाते जाएं पैरेलल टू द पी, मतलब पी के डायरेक्शन में। सेकेंड में है एंटी पैरेलल टू पी। अब एंटी पैरेलल मतलब कि इलेक्ट्रिक डाइपोल के अपोजिट में, तो क्या होगा। तो पहली बात आप अगर यहाँ देखेंगे तो नीट एंड क्लीन अगर इलेक्ट्रिक डाइपोल का डायरेक्शन और डाइपोल का डायग्राम देखेंगे तो इस तरह से है। देखिए यहाँ पर माइनस क्यू है और यहाँ पर प्लस क्यू है, पहली बात। ओके, ये जो लाइन है, ये वाली लाइन वो इलेक्ट्रिक फील्ड की लाइन है जो यूनिफॉर्म दिया हुआ है। यूनिफॉर्म कहने का मतलब है कि दो लाइन के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है, फिक्स है। तो इस तरह से यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन्स दिया हुआ है और इसमें एक डाइपोल को रखेंगे। तो डाइपोल का मतलब होता है वहाँ पर माइनस क्यू और यहाँ पर प्लस क्यू होगा। तो जैसी बात है कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड इधर दीजिएगा तो इस प्लस क्यू पर फोर्स उधरे लगेगा, फील्ड के दिशा में लगेगा, और माइनस क्यू पर जो फोर्स लगेगा वो फील्ड के अपोजिट में लगेगा। इसका मान कितना होगा, Q इंटू ई, इसका मान कितना हो गया, माइनस क्यू इंटू ई। तो नेट जो फोर्स हो गया डाइपोल पर वो क्या हो गया, जीरो हो गया। क्यों जीरो हुआ, जब इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो, यूनिफॉर्म हो। तो याद रखना होगा आपको, क्या याद रखना होगा भाई, कि जब इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो, इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म हो तो जो फोर्स होता है नेट वो जीरो होता है। क्योंकि इस पे जो फोर्स लगता है और जो इस पे फोर्स लगता है दोनों का मैग्नीट्यूड सेम होता है, लेकिन डायरेक्शन क्या होता है, उल्टा होता है। तो नेट जोड़ेंगे तो जीरो हो जाएगा। पहले इतना हम समझें। अब इसमें देखिए कैसे लिखेंगे, बोर्ड में कैसे लिखें, बोर्ड में बातों को लिखना पड़ता है। कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल प्लेस्ड इन अ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ स्ट्रेंथ ई इन सच वे दैट its dipole moment p vectors makes an angle theta with the direction of e। मतलब कि यहाँ पर देखिए ये हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, ये वाली लाइन, और ये हो गया डाइपोल। डाइपोल का डायरेक्शन किधर से होता है, माइनस क्यू से प्लस क्यू, माइनस क्यू से प्लस क्यू डाइपोल का डायरेक्शन होता है। तो ये हो गया थीटा। तो पहले ऐसे था और रोटेट करके ऐसे चला गया, इसीलिए आपको वर्क डन भी क्वेश्चन में पूछ चुका है ना। यहाँ पर द चेंज
sorry, the charge of dipole are minus q and plus q at a separation 2l, the dipole moment of electric dipole p बराबर 2l into q। तो आपने पढ़ा होगा p ई इलेक्ट्रिक डाइपोल है तो q into 2l ऐसे लिखते हैं। ओके, अब फोर्स ऑन द चार्ज प्लस q, तो प्लस q पर देख रहे हैं ना, फोर्स इधर लगा है, F1 है, उसका नाम QV है, along द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, सही लिख देंगे। द फोर्स ऑफ चार्ज माइनस क्यू इज F2 वेक्टर है, Q इंटू ई, अपोजिट टू द डायरेक्शन ऑफ द फील्ड। देखिए यहाँ पर जो फोर्स लगा है वो फील्ड के कहाँ लगेगा, उल्टा में लगेगा। ऑब्वियसली फोर्स F1 वेक्टर एंड F2 वेक्टर आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट opposite in direction, hence net force on electric dipole in uniform electric field is, ठीक है, ये हो गया जीरो। तो जो आप क्वेश्चन हमसे पूछे, यहाँ क्वेश्चन को हमने डिफाइन किया था, यहाँ पर देखिए पहला, फाइंड एक्सप्रेशन फॉर द फोर्स एंड टॉर्क द इलेक्ट्रिक डाइपोल केप्ट इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। तो देखिए फोर्स वाला काम हो गया, अब काम करना है टॉर्क वाला। तो कोई भी बॉडी अगर अपने एक्सिस के अबाउट रोटेट करती है तो आप पढ़े होंगे रोटेशनल में कि उसके पास टॉर्क होती है। देखिए तो ये टॉर्क हो गया, तो टॉर्क जैसे इसे रोटेट कर रहा है तो यही फोर्स लग रहा है ना, ये फोर्स है। इस फोर्स पर ये चेक करना है परपेंडिकुलर लाइन कौन है। तो देखिए ये फोर्स है, तो इस फोर्स पर ये वाली जो लाइन है वो क्या है बच्चों, परपेंडिकुलर है, देख रहे हैं ना, परपेंडिकुलर है। या इस लाइन पर ये वाला भी क्या है, परपेंडिकुलर, ये वाला फोर्स। लेकिन इस लाइन के ये भी पैरेलल है और इस लाइन के ये भी पैरेलल है। तो याद रखेंगे कि इस लाइन की वजह से कोई टॉर्क नहीं होगा, टॉर्क होगा तो इसी लाइन की वजह से होगा, क्योंकि फोर्स और लाइन दोनों एक दूसरे पर परपेंडिकुलर होती है तो टॉर्क प्रोड्यूस होता है। ऐसा आप रोटेशनल डायनामिक्स में पढ़े हैं। तो टॉर्क का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर परपेंडिकुलर इंटू एफ। तो एफ क्या है, क्यू इंटू ई, और आर परपेंडिकुलर क्या है बच्चों, 2l साइन थीटा। तो जब 2l साइन थीटा को क्यूवी से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको, 2l इंटू क्यू, डाइपोल हो जाएगा, 2l इंटू क्यू। आप क्या लिखे हैं, डाइपोल लिखे हैं ना, तो 2l इंटू क्यू डाइपोल हो गया, तो p इंटू ई साइन थीटा। तो टॉर्क क्या आ जाएगा, p ई साइन थीटा। क्लियर है। अब यहां देखिए क्या लिखा हुआ है, एज नेट फोर्स ऑन इलेक्ट्रिक डाइपोल इज जीरो, सो डाइपोल डज नॉट अंडरगो एनी ट्रांसलेटरी मोशन। जब नेट जीरो ही हो गया तो सीधा तो चलेगा नहीं, वो घूमेगा। तो टॉर्क लिखा हुआ है, द फोर्स F1 एंड F2 फॉर्म अ कपल, मतलब कि टॉर्क विच टेंड्स टू रोटेट एनी इलेक्ट्रिक डाइपोल along the direction of the electric field. This couple is called torque and denoted by tau. This is a tau symbol है। Torque magnitude of one force into perpendicular distance between lines of the action of the force। अभी बताया ना कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस को और मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स से मल्टीप्लाई करते हैं। तो क्यू ई परपेंडिकुलर कितना लाइन है, बी एन। डायग्राम में देखिएगा तो बी एन होगा, उस बी एन का वैल्यू कितना है, 2l साइन थीटा। देखिए 2l इंटू क्यू को डाइपोल बना दिया और p, तो 2l इंटू क्यू को क्या करेंगे, डाइपोल, तो उसको p लिखेंगे e साइन थीटा। कह रहा है कि फर्स्ट इक्वेशन से, ओके, और इसको आपने इक्वेशन एक बना दिया सेकेंड। क्लियरली द मैग्नीट्यूड ऑफ टॉर्क डिपेंड्स ऑन द ओरिएंटेशन थीटा, देख रहे हैं ना, थीटा पर डिपेंड कर रहा है, ऑफ द इलेक्ट्रिक डाइपोल रिलेटिव टू इलेक्ट्रिक फील्ड। Torque tau is a vector quantity whose direction is perpendicular to the plane containing p vector and e vector। मतलब कि जो टॉर्क का जो डायरेक्शन होगा वो p और e पे होता है। तो ये तो पढ़े होंगे वेक्टर में कि अगर यहाँ पर लिखा हुआ है पी ई साइन थीटा, तो पी ई साइन थीटा का मतलब हुआ कि थीटा जो है p और e के बीच का एंगल है, और जो टॉर्क आएगा यहाँ पर, जो टॉर्क का वैल्यू है वो p और e पे परपेंडिकुलर। ये पढ़े होंगे आप, तो वही बात यहाँ लिख रहा है। तो यहाँ पर देखिए क्या लिखा है, thus if an electric dipole is placed in an electric field in oblique orientation, it experiences no force but experiences a torque। मतलब कि आप इलेक्ट्रिक फील्ड देते हैं यूनिफॉर्म इन डाइपोल में, तो वहाँ पर नेट फोर्स नहीं होगा लेकिन टॉर्क होगा। द टॉर्क टेंड्स टू एलिगेट द डाइपोल्स मोमेंट along the direction of electric field।
टॉर्क का काम है कि अलोंग द इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में डाइपोल को रोटेट कराना। अब मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, मिनिमम टॉर्क कब होगा, कहने का मतलब है कि यहाँ पर थीटा का कंडीशन आ गया, तो थीटा का जब कंडीशन आ गया बच्चों तो वो तो शो करेगा ना कि भाई मैक्सिमम टॉर्क कब होगा, मिनिमम टॉर्क क्या होगा। तो देखिए क्या लिखा हुआ, तो मैक्सिमम टॉर्क, फॉर मैक्सिमम टॉर्क साइन थीटा शुड बी मैक्सिमम, बिल्कुल सही है, क्योंकि टॉर्क बराबर पी ई साइन थीटा आया है, तो साइन थीटा शुड बी मैक्सिमम होना चाहिए। एज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन थीटा 1 होता है, थीटा बराबर 90 पे होता है, थीटा बराबर 90 पर साइन थीटा का वैल्यू 1 होगा, तो मैक्सिमम टॉर्क टाउ मैक्स बराबर पीई व्हेन द फील्ड इज नॉन यूनिफॉर्म। अब देखिए इंटरेस्टिंग, फील्ड द नॉन यूनिफॉर्म, ये सबसे इंटरेस्टिंग है। द नेट फोर्स विल इफिशिएंटली बी नॉन जीरो, मतलब कि नेट फोर्स जीरो नहीं होगा, क्योंकि इधर फोर्स लगेगा ज़्यादा, इधर क्या लगेगा कम लगेगा, कहीं फील्ड ज़्यादा कहीं कम रहेगा, तो फोर्स ज़्यादा कम लगेगा तो उसको अपोजिट डायरेक्शन में घटाएंगे तो नेट जीरो नहीं होगा, क्योंकि फोर्स इक्वल नहीं है। देयर विल बी ट्रांसलेटरी मोशन ऑफ द डाइपोल, तब नेट फोर्स जीरो नहीं है तो वो क्या करेगा, चल जाएगा, जिधर ज़्यादा फोर्स रहेगा उधर खसक जाएगा। ओके, व्हेन ई इज पैरेलल टू पी, अगर ई जो है पी के पैरेलल हो, द डाइपोल हैज द नेट फोर्स इन द डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड, मतलब कि फील्ड इधर इंक्रीज कर रहा है तो इधर ही डाइपोल भागेगा, ठीक है, एलोंग द इथ ई इज एंटी पैरेलल पी। अब कह रहा है कि पी इधर है और ई इधर है, तो डाइपोल कहाँ भागेगा, इधर भागेगा, बिल्कुल। द नेट फोर्स ऑफ द डाइपोल इज इन द डायरेक्शन ऑफ डिक्रीजिंग फील्ड, मतलब कि डिक्रीजिंग फील्ड अपोजिट दिशा में होगा। In general, force depends on the orientation of P with respect to E। देखिए फील्ड इधर है तो माइनस वाला पर फोर्स इधर लगेगा, अब प्लस वाला पर फोर्स कहाँ लगेगा, इधर लगेगा। अगर फील्ड इधर है तो प्लस जो चार्ज है उस पर फोर्स इधर लगेगा। तो अब कह रहा है क्या कि इधर जो है, इधर फील्ड लगातार बढ़ रहा है तो इस पर फोर्स बढ़ रहा है, इस पर फोर्स क्या हो रहा है, घट रहा है। क्लियर, तो नेट डाइपोल का डायरेक्शन कहाँ होगा, माइनस क्यू से प्लस क्यू होगा, सही बात है। तो डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स भी इधरे होगा और डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड भी इधरे है, समझ में आया बच्चों। तो ई जो हो गया वो पैरेलल टू पी हो गया, समझिए बात को। ई जो है, ई वो क्या हो गया, ई पैरेलल टू पी, आपको समझ दिखाई दे रहा है। ई जो है वो पैरेलल टू क्या हो गया, पी हो गया। यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है लेकिन घट रहा है, लगातार क्या हो रहा है बच्चों, घट रहा है, देख रहे हैं इधर। तो अब यहाँ पर क्या है, प्लस, यहाँ पर P है अपोजिट में कर दिए, इधर लगातार फील्ड सॉरी बढ़ रहा है, इधर फील्ड क्या कर रहा है, बढ़ रहा है, इधर प्लस कर दिए, इधर माइनस कर दिए, क्यों, क्योंकि डाइपोल का डायरेक्शन जो होता है वो माइनस क्यू से प्लस क्यू होता है, तो इधर की तरफ डाइपोल हो गया, इधर फील्ड हो गया। तो ये जो फील्ड है लगातार बढ़ रही है तो यहाँ पर फोर्स क्या लगेगा, ज़्यादा लगेगा, तो इस निगेटिव पर फोर्स कहाँ लगेगा, उल्टा, और यहाँ पर पॉजिटिव चार्ज है तो यहाँ पर फोर्स कहाँ लगेगा, इधर, तो यहाँ पर फोर्स कम है और यहाँ पर फोर्स ज़्यादा है, क्यों, क्योंकि फील्ड लगातार बढ़ रही है। तो डायरेक्शन ऑफ नेट फोर्स किधर हो जाएगा, इधर, क्योंकि ये ज़्यादा है ये कम है, ये इधर हो जाएगी, और डायरेक्शन ऑफ इंक्रीजिंग फील्ड कहाँ है, इधर। तो यहाँ पर क्या हो गया, ई एंटी पैरेलल टू, ई एंटी पैरेलल टू पी हुआ। ये समझ में आया आपको, कोई डाउट यहाँ तक नहीं। अब इसमें क्या करते हैं, यहाँ पर बी पार्ट को सोल्व करते हैं बच्चों। देखो बी पार्ट को सोल्व करते हैं, क्या है बी पार्ट, देखिए बी पार्ट में कह रहा है कि लेट एन इलेक्ट्रिक डाइपोल बी रोटेटेड इन अ इलेक्ट्रिक फील्ड फ्रॉम एंगल थीटा नॉट टू थीटा 1। क्वेश्चन में दिया हुआ था इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक, इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्लियर, in this process the angle of orientation theta is changes continuously, hence the torque also changes continuously। बिल्कुल, let at any time the angle between the dipole moment p vector and electric field vector E is theta। मान लेते हैं कि किसी इंस्टेंट पर जो एंगल है वो थीटा है p और E के बीच। ओके, तो ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा, क्लियर। तो वर्क डन इन रोटेटिंग द डाइपोल इज फर्दर बाय a small angle d theta is, total work done in rotating the dipole from angle theta naught to theta 1 is given by W बराबर theta naught theta 1, theta naught theta 1, PE sin theta d theta, PE sin theta d theta,
पीई और साइन थीटा का क्या होगा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस कॉस थीटा, साइन थीटा का इंटीग्रेशन होता है बच्चों माइनस कॉस थीटा। देखो माइनस कॉस थीटा लिख दिया और थीटा नॉट से कहाँ तक, थीटा 1 तक। अब इस माइनस को बाहर कर दिया है तो पीई, यहाँ पर लिखेंगे क्या, पहले कॉस थीटा 1 लिखेंगे और फिर लिखेंगे माइनस, यहाँ पर गलत लिख दिया देख रहे हो बच्चों, यहाँ पर थीटा नॉट लिख दिया, यहाँ पर होगा कॉस थीटा नॉट, कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा नॉट, यहाँ पर गलत लिख दिया है, कॉस थीटा नॉट होगा। अब इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे तो पीई कॉस थीटा नॉट माइनस कॉस थीटा 1, ऐसा फार्मूला हो गया। काफ़ी इंपॉर्टेंट फार्मूला है, यही फार्मूला आपको डिराइव करना था। इफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज इनिशियली इन अ स्टेबल इक्विलिब्रियम पोजिशन तो थीटा नॉट क्या कर देंगे 0 एंड रोटेटेड, तो इसका वर्क डन हो जाएगा। देख रहे हैं थीटा नॉट को 0 पुट, कॉस 0 का वैल्यू 1, पीई 1 माइनस कॉस थीटा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रिजल्ट। ओके, तो ये एक क्वेश्चन ऐसा है कि आने की संभावना बहुत बहुत ज्यादा है। क्वेश्चन नंबर 2 काफी इंपॉर्टेंट है, जो इलेक्ट्रिक डाइपोल से है। फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट अ distant point situated on the axis and along the equatorial line of the electric dipole। मतलब कि आपको इलेक्ट्रिक डाइपोल कैलकुलेट करना है, एक बार आपको एक्स एक्सिस पर रखना है और दूसरा वाई एक्सिस पर रखना है, जिसको इक्वेटोरियल बोलते हैं, और इसको एक्स एक्सिस पर एक्सियल बोलते हैं। डिराइव एन एक्सप्रेशन, या ऐसे पूछ सकता है डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट ऑन द equatorial line of an electric dipole of dipole moment p vector and length 2a, तो what is the direction of this field, और उस फील्ड का डायरेक्शन बताना है। तो देखो बच्चों यहाँ पर मैं एक स्ट्रेट डायग्राम बना रहा, माइनस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू है, इन दोनों के बीच का दूरी कितना है 2a है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हो जाएगी a, मिड पॉइंट से, और ये हो गया a। अब हमको क्या करना है कि एक्स एक्सिस पर, ये एक्स एक्सिस हो गई, इस एक्स एक्सिस पर एक पॉइंट कंसीडर करते हैं, वहाँ पर हमको इलेक्ट्रिक डाइपोल कैलकुलेट करनी है। तो सवाल ये है कि जो ये डाइपोल है, इस डाइपोल से जो पी पॉइंट का डिस्टेंस होगा वो कहाँ से होगा, तो याद रखेंगे मिड पॉइंट से होगा। कहाँ से होगा बच्चों, ये मिड पॉइंट। तो देखो मिड पॉइंट है तो यहाँ से आर मान लिए, मतलब कि डाइपोल का जो डिस्टेंस है और पॉइंट के बीच वो आर है, डाइपोल और पॉइंट के बीच का डिस्टेंस आर हो गया। तो यहाँ से यहाँ तक ये ए हो गया, फिर ये ए हो गया, तो इसका डिस्टेंस यहाँ से बताना होगा और इसका डिस्टेंस यहाँ से बताना होगा। डाइपोल का डायरेक्शन माइनस क्यू से प्लस क्यू होगा। तो देखो काफ़ी आसान है, ज्योमेट्री से बता देंगे, आर माइनस ए, और यहाँ पर हो गया बच्चों आर प्लस ए। क्लियर है, ओके। अब यहाँ देखो, कंसीडर एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ए बी, द चार्ज इज माइनस क्यू एंड प्लस क्यू ऑफ द डाइपोल आर सिचुएटेड एट ए एंड बी respectively as shown in the figure. The separation between the charges is 2a. इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P बराबर Q इंटू 2a, ये होता है इलेक्ट्रिक डाइपोल। डायरेक्शन ऑफ डाइपोल मोमेंट फ्रॉम माइनस क्यू टू प्लस क्यू, याद रखेंगे माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ होगा। एट एक्जियल और एंड अन पोजिशन, मतलब कि एक्जियल इसी को कहा जाता है या एंड अन पोजिशन को जाता है, जो एक्स एक्सिस पर पॉइंट रखेंगे। कंसीडर अ डाइपोल consider a point P on axis of a dipole at a distance r from midpoint O of the electric dipole. Clear बात है? The distance of point P from the charge plus Q at B is BP is equal to r minus a, and distance of point P from the charge minus Q at A is AP बराबर r plus a. Let E1 and E2 be the electric field strength at point P due to charges plus Q and minus Q respectively। सही है बच्चों, प्लस Q और माइनस Q रेस्पेक्टिवली हो जाएगा। इसमें बहुत ये कठिन नहीं है, आपको ये सब दिया हुआ वही मैं बोल रहा था, जो जो यहाँ पर लिखा हुआ है वही मैं बता रहा था। ऐसे डायग्राम पहले बना दीजिएगा, सारे बातें लिख दीजिएगा। ओके, अब यहाँ पर है लेट E1 एंड E2 बी द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ एट पॉइंट P ड्यू टू द चार्ज प्लस क्यू एंड माइनस क्यू, मतलब कि E1 और E2 का जो फील्ड नाम रखा है, जैसे प्लस ई प्लस क्यू, इसके चलते फील्ड कहाँ लग गया इधर, ये हो गया माइनस क्यू, इसके चलते फील्ड कहाँ लग गया इधर, तो इसमें से इसको घटा देंगे। सही बात बोले, इसमें से इसको घटा देंगे, नेट यही होगा। तो पहले E1 लिखिए, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन 0 क्यू बटे आर माइनस ए का स्क्वायर। ये लाइन वही लिखा हुआ है, इधर प्लस के चलते इधर फील्ड है,
माइनस क्यू के चलते फील्ड इधर है। E2 बराबर 1/4 क्यू बटे आर प्लस ए, उसके बीच का दूरी क्या है, आर प्लस ए है, माइनस के चलते, माइनस की वजह से। ओके, तो यहाँ पर लिखा हुआ देखिए क्या लिखा हुआ है कि क्लियरली द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ E1 एंड E2 along द सेम लाइन बट क्या है, अपोजिट है, बिल्कुल सही है। टू ईच अदर E1 ग्रेटर देन E2 बिकॉज पॉजिटिव चार्ज इज नियर, सही बात है, नज़दीक है, इसीलिए E वाला ज़्यादा है, E वाला कम है, पहले भी डायग्राम में दिखा दिया है। द रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल हैज मैग्नीट्यूड इक्वल टू द डिफरेंस ऑफ E1 एंड E2 डायरेक्शन फ्रॉम B to P वेक्टर। तो E इज इक्वल टू E1 माइनस E2 1/4 क्यू बटे आर माइनस ए इसका स्क्वायर माइनस 1/4 क्यू बटे आर प्लस ए इसका स्क्वायर। इसको सोल्व करो तो मैथमेटिक्स हो गया। इसमें क्या करो बाबू कि क्यू बटे 4πε0 को बाहर निकाल लो, तो क्या बच जाएगा 1/r माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1/r प्लस ए का स्क्वायर। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये यहाँ चल जाएगा, यहाँ चल जाएगा, फिर नीचे मल्टीप्लाई हो जाएगा, देख रहे हैं। अब इसको क्या करते हैं, a प्लस बी द होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी द होल स्क्वायर पर ब्रेक कर देते हैं, तो 1/4πε0। अब इसको ब्रेक करेंगे ना तो सोल्व करेंगे तो इतना आ जाएगा, ये तो आप कर सकते हैं, a प्लस बी द होल स्क्वायर ए माइनस बी द होल स्क्वायर। तो यहाँ पर हो जाएगा 4RA बटे आर स्क्वायर प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर उसका स्क्वायर, तो ये देखिए ऐसा आ जाएगा। इसको फिर से हटा दे दी तो ये होगा Q इंटू 2A, इसको क्या लिखेंगे बाबू, डाइपोल। तो यहाँ पर लिखा है P इज इक्वल टू 2Q इंटू ए, तो इलेक्ट्रिक डाइपोल है, तो E इक्वल टू 1/4πε0 और 2PR डिवाइडेड बटे आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर उसका स्क्वायर। यहाँ पर है कि इफ द डाइपोल इज इनफाइनाइटली स्मॉल, if the dipole is infinitely small and point P is far away from the dipole, then R very greater than A. Therefore, equation first may be expressed as E बराबर 1/4πε0 2PR बटे R के पावर 4। देख रहे हैं इंटरेस्टिंग, R के पावर 4 यानी एक R से कट जाए, यह इंटरेस्टिंग रिजल्ट है कि आपको इलेक्ट्रिक फील्ड जो मिलता था 1/r² मिलता था, लेकिन यहाँ पे डाइपोल में 1/r³ होगा और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल डाइपोल होगा। डाइपोल का मैग्नीट्यूड जितना ही ज़्यादा होगा इलेक्ट्रिक फील्ड ज़्यादा होगा, और R पे देख रहे हो क्यू के अनुसार घटता है। तो दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द इलेक्ट्रिक डाइपोल फील्ड स्ट्रेंथ एट एक्सियल पोजीशन ड्यू टू शॉर्ट इलेक्ट्रिक डाइपोल। ओके, अब सवाल ये है कि जब y एक्सिस पर रहेगा तब, मतलब कि डाइपोल के परपेंडिकुलर लाइन रहेगी, ऐसे डाइपोल है ऐसे परपेंडिकुलर हो। एट अ पॉइंट ऑफ इक्वेटोरियल लाइन कंसीडर अ पॉइंट P ऑन a broad side on a position of the dipole formed of charges प्लस Q एंड माइनस Q सेपरेशन 2A है, यहाँ भी माइनस Q प्लस Q 2A इसके बीच का डिस्टेंस है, तो यहाँ से यहाँ तक A, फिर ये वाला डिस्टेंस A हो गया। द डिस्टेंस ऑफ पॉइंट P फ्रॉम मिड पॉइंट O ऑफ इलेक्ट्रिक डाइपोल इज R, ये O है और यहाँ से एक पॉइंट है जो R डिस्टेंस पर है, क्लियर। लेट E1 वेक्टर एंड E2 वेक्टर द इलेक्ट्रिक डाइपोल स्ट्रेंथ ड्यू टू प्लस Q एंड माइनस Q रेस्पेक्टिवली। तो प्लस Q के चलते E1 इधर जाएगा, सीधा इधर जाएगा, और माइनस Q के चलते सीधे अंदर आएगा, देख रहे हैं ना, फील्ड के बाहर और फील्ड के अंदर, मतलब कि चार्ज के तरफ या चार्ज से बाहर, तो प्लस होगा तो चार्ज से बाहर और माइनस होगा तो चार्ज की तरफ, ये आ गया। तो रिजल्टेंट जो होगा इन दोनों के बीच से पास करेगा, क्यों, क्योंकि E1 और E2 का मान दोनों का सेम होगा, क्यों, क्योंकि प्लस Q और माइनस Q का मैग्नीट्यूड सेम है और ये डिस्टेंस भी क्या है, सेम है, इक्वेटोरियल होते हैं। तो इसका ना, इसका और इसका कंपोनेंट तोड़ेंगे तो इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा और इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, इसका एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा और एक कंपोनेंट इधर आ जाएगा, तो ये वाला और ये वाला दोनों कैंसिल हो जाएगा, मतलब कि y एक्सिस में कोई फील्ड नहीं होगा, जो भी होगा वो x एक्सिस में होगा, क्योंकि ये कैंसिल इसलिए हो जाएगा कि E2 और E1 दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है। अब यहाँ देखिए E2 वेक्टर द स्ट्रेंथ, देखिए लेट E1 एंड E2 बी द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू द चार्ज प्लस Q एंड माइनस Q इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो फ्रॉम AP और BP, देखिए AP और BP दोनों सेम हुआ ना डिस्टेंस,
तो E1 इज इक्वल टू 1/4 इसका स्क्वायर करेंगे, डायरेक्शन क्लियरली E1 एंड E2 आर इक्वल इन मैग्नीट्यूड, बिल्कुल सही है, मतलब कि E1 और E2 जो है वो दोनों का मान क्या है, सेम है, ये लिख रहा है, ये दोनों बराबर हो गए। तो यहाँ पर हो गया सिंपल, ये कंपोनेंट तोड़ दिया और ये दोनों जुड़ जाएगा। देखते हैं E बराबर, यहाँ पर हो गया बच्चों, E बराबर क्या होगा, E1 cos थीटा प्लस E2 cos थीटा, दोनों जुड़ गया। तो E बराबर जो होगा, डायरेक्ट आप यहाँ पर आ सकते हैं, डायरेक्ट, कोई इसमें कठिनाई नहीं है। यहाँ पर जैसे लिखे हुए हैं कि रिजल्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड P इज E, तो E1 प्लस E2 cos थीटा लिख दिए थे, E1 बराबर E2 दोनों बराबर है, ओके। और cos थीटा बराबर क्या लिखेंगे, cos थीटा बराबर बेस बटे हाइपोटेनस, डायग्राम में देखिए बेस बटे हाइपोटेनस, तो A डिवाइडेड बटे रूट अंडर आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर इज इक्वल टू ए आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, उसका पावर 1/2, क्लियर। तो यहाँ पर लिखेंगे, दोनों को यहाँ पर रख देंगे तो क्या हो जाएगा, E बराबर 2E1 cos थीटा हो गया, 2 E1 का वैल्यू 1/4 क्यू बटे आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, और cos थीटा का वैल्यू ये रहा, यहाँ पुट कर देंगे, ये आएगा। देख रहे कैसा आ गया रिजल्ट, रिजल्ट देखिए रिजल्ट किस तरह से आया है ना। और अब यहाँ पे रिजल्ट ये आ गया, ओके, ये वाला रिजल्ट आया है, ओके। अब यहाँ पर देखिए Q2A बराबर P, तो यहाँ पर P पुट कर दिया, फिर ये लिख दिया। अब यहाँ पर कंडीशन लिख रहे हैं कि इफ डाइपोल इज इनफाइनाइटली स्मॉल, द इलेक्ट एट पॉइंट P फार अवे वेयर वी हैव A very very less than R, so A square may be neglected as compared to R square, and इक्वेशन थर्ड, क्या इक्वेशन थर्ड कह रहा है, ये देखिए यहाँ पर रख देंगे, A को 0 कर देंगे, तो ये देखिए A मिल गया, फिर RQ जैसा आ गया, द इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रेंथ ड्यू टू शॉर्ट डाइपोल एट ब्रॉड साइड ऑन पोजिशन E बराबर इतना है इन द डायरेक्शन पैरेलल टू द BA वेक्टर, मतलब कि डाइपोल के दिशा में ही है, ये कहना चाहता है, ओके। अब यहाँ पर देखेंगे, द डायरेक्शन ऑफ द डाइपोल टू द एक्सिस ऑफ द डाइपोल फ्रॉम पॉजिटिव टू निगेटिव, पॉजिटिव से निगेटिव की तरफ है, मतलब इलेक्ट्रिक डाइपोल का अपोजिट में, ऐसा कर सकते हैं। इट मे बी नोटेड क्लियरली फ्रॉम इक्वेशन सेकेंड एंड फोर्थ, the electric field strength due to the short dipole at any point is inversely proportional to the cube of its distance from the dipole moment, and electric field strength is axial position twice that of the broadside position of the same distance. Important point that the electric field due to the dipole at a large distance falls at 1/r cube, not as 1/r square, मतलब कि डाइपोल जो होता है वो 1/r³ होता है, नॉट 1/r² होता है। इसका मतलब ये लिखा हुआ है कि जो एक्सियल वाला है ना वो 2 टाइम्स बड़ा होगा इक्वेटोरियल से। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है गॉस लॉ से रिलेटेड क्वेश्चन है, जो काफी इंपॉर्टेंट है। स्टेट एंड प्रूफ गॉस थ्योरम इन इलेक्ट्रोस्टैटिक्स, तो लिखा हुआ है स्टेटमेंट, द नेट आउटवर्ड नॉर्मल इलेक्ट्रिक फ्लक्स through any closed surface of any shape is equal to 1/0 times the total charge contained within the surface 1/0। तो ये देखिए ये रिजल्ट है, E वेक्टर डॉट ds क्लोज इंटीग्रेशन इज इक्वल टू 1/0 नेट चार्ज। ये क्या बता रहा है, वेयर S इंटीग्रेशन इंडिकेट्स दैट surface integral over the whole of the closed surface। Q क्या बता रहा है, समेशन Q इज द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल द चार्जेस नेट चार्ज इन कूलम्स इनक्लोज्ड बाय सरफेस S एंड रिमेन अनचार्ज विथ द साइज एंड द शेप ऑफ द सरफेस, मतलब कि कैसा भी शेप हो, रेगुलर हो इरेगुलर हो, उसके अंदर में जितने भी चार्ज हैं उन सभी का सम कर देना है। प्रूफ देखिए, लेट अ पॉइंट चार्ज प्लस Q बी प्लेस्ड एट अ सेंटर O ऑफ स्फीयर, मतलब कि इस तरह का एक स्फीयर है और उसके सेंटर पर एक Q चार्ज रख दिए, उसका रेडियस R है।
देन एस इज अ गॉसियन सरफेस, ये गॉसियन सरफेस हो गया। इलेक्ट्रिक फील्ड एट एनी पॉइंट ऑन द सरफेस, तो यहाँ चार्ज क्यू है, तो यहाँ सरफेस पे कहीं भी आप इलेक्ट्रिक फील्ड लीजिएगा 1/4πε0 क्यू बटे क्या होगा बच्चों आर स्क्वायर, और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा, उसका मैग्नीट्यूड जो होगा हमेशा क्या रहेगा कांस्टेंट रहेगा, ये रहा मैग्नीट्यूड। ओके, तो इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया एलिमेंट्री पॉइंट्स रेडियली आउटवर्ड, बिल्कुल सही है, थीटा इक्वल टू 0 है, क्योंकि जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, जैसे सतह है ये, तो सतह से ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड होगी, एरिया वेक्टर भी उसी दिशा में होगा। तो यहाँ पर हो गया द इलेक्ट्रिक फील्ड एंड एरिया एलिमेंट पॉइंट्स रेडियली आउटवर्ड, सो थीटा इक्वल टू 0, फ्लक्स थ्रू एरिया ds वेक्टर इज, तो डी फाई इज इक्वल टू ई वेक्टर डॉट ds वेक्टर ई ds cos 0 ई ds, द टोटल फ्लक्स थ्रू सरफेस एस इज फाई इज इक्वल टू इंटीग्रेशन डी फाई, तो एस ई डी एस, फिर यहाँ पर लिखेंगे ई और डी एस, ई इंटू एरिया ऑफ स्फीयर 1/4πε0 क्यू बटे एक्स स्क्वायर 4πr², इसको एरिया लिखेंगे, इसका एरिया तो 4πr² होगा, और यहाँ पर लिख दिया मैंने इलेक्ट्रिक फील्ड 1/, ये आर है, ये गलत लिख दिया है, ये आर है ना बच्चों, ये आर है, तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कट जाएगा, 4π से 4π कट जाएगा, तो बच क्या जाएगा क्यू बटे एप्सिलॉन 0, तो फाई बराबर क्या आएगा क्यू बटे एप्सिलॉन 0, विच इज प्रूफ्स गॉस लॉ, गॉस लॉ को प्रूफ कर दिया। काफ़ी सिंपल है और कठिन नहीं कर सकते, इसको काफ़ी आसान कर सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, और ये किस रूप में लिखा पूछा जा सकता है, देखिए कितने सारे टर्म्स में इसको कन्वर्ट करके पूछ सकता है। Using Gauss theorem, so mathematically that for any point outside the cell, the field due to uniformly charged spherical cell is same as the entire charge on the cell is concentrated at the center. या इसी को आपको दूसरा में पूछा है कि why do you expect that electric field inside the cell to be 0 according to theorem? थ्योरम के अकॉर्डिंग आपको ये बताना है कि सेल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 क्यों होता है। या देखिए उसी को पूछ रहा है, अ थिन कंडक्टिंग स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस कैपिटल R हैज चार्ज प्लस Q spread uniformly over its surface. Using Gauss theorem, derive an expression for the electric field at a point outside the cell. Draw graph of electric field ER with distance R from the center of the cell for R less than equal to 0 less than equal to infinity. ये कह रहा है कि Q चार्ज एक सेल पर डिस्ट्रीब्यूटेड है यूनिफॉर्मली, और उसका रेडियस कितनी है R, तो उस सेल के वजह से आपको आउटसाइड इनसाइड आपको इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। या फाइंड इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज स्फेरिकल सेल एट अ पॉइंट, फर्स्ट में है आउटसाइड द सेल, सेकेंड में है इनसाइड द सेल, प्लॉट द ग्राफ ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड विथ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सेल। ये कितने बार पूछा हुआ है, देख रहे हैं कितने बार पूछा हुआ है। या इसी में लिखा हुआ कि यूजिंग गॉस लॉ ऑब्टेन द एक्सप्रेशन फॉर इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू यूनिफॉर्मली चार्ज thin spherical cell of radius capital R at a point outside the cell. Draw a graph showing the variation of electric field with R for R greater than R और R less than R, मतलब कि इनसाइड और आउटसाइड, ये हो गया आउटसाइड और ये हो गया इनसाइड। स्मॉल r जो है डिस्टेंस ऑफ पॉइंट एंड सेंटर ऑफ सेल, और कैपिटल R जो है रेडियस ऑफ द सेल। इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी एट अ पॉइंट आउटसाइड द यूनिफॉर्मली चार्ज थिन स्फेरिकल सेल का आपको कैलकुलेट करना है। तो ये हो गया सेल, इसका रेडियस कितना है कैपिटल R है, और यहाँ से स्मॉल r, सेंटर से स्मॉल r पे एक गॉसियन सरफेस ले लेते हैं, तो ये जो Q चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड साइड पर वो इनसाइड आ जाएगा इस गॉसियन सरफेस का। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड का बाहर के दिशा में होगा, तो यहाँ पर एक गॉसियन सरफेस ले लेंगे जिसका ds वेक्टर है, और इसकी तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड E0 है। कंसीडर अ यूनिफॉर्म
चार्ज थीन स्फेरिकल सेल ऑफ रेडियस कैपिटल आर कैरिंग द चार्ज क्यू। ये हो गया सेल, उसका रेडियस आर और उसको चार्ज क्यू। टू फाइंड द इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द सेल वी कंसीडर अ स्फेरिकल गॉसियन सरफेस ऑफ द रेडियस स्मॉल आर ग्रेटर देन कैपिटल आर कंसेंट्रिक विथ द गिवन सेल। मतलब कि यहाँ से स्मॉल आर डिस्टेंस पर जाकर एक कंसेंट्रिक स्फेरिकल सेल लेते हैं। If capital E vector is electric field outside the cell, then by symmetry, electric field strength has same magnitude E0 on the Gaussian surface and is directed radially outward. Also the direction of normal at each, मतलब कि जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो डायरेक्टेड कहाँ है, आउटवर्ड डायरेक्शन में। ओके, रेडियली आउटवर्ड, सो एंगल बिटवीन ई वेक्टर एंड डी एस वेक्टर इज जीरो। इच पॉइंट, प्रत्येक पॉइंट पर इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर और जो एरिया वेक्टर है वो क्या होगा, सेम होगा। क्लियर? ई वेक्टर, ओके। तो इसको हम लिख सकते हैं गॉसियन सरफेस एस ई वेक्टर डॉट डी एस। ये फ्लक्स है, फ्लक्स इज इक्वल टू ई डी एस कॉस जीरो ई जीरो 4πr²। Gaussian surface outside the given charge cell, so charge enclosed by Gaussian surface is Q. Hence by Gauss theorem, ये फ्लक्स है। एक्चुअली क्या है, ये फ्लक्स, थोड़ा सा एरर लिख दिया है यहाँ पर, ये एक्चुअली फ्लक्स है। ये याद रखिएगा, फी ई है। यहाँ पर लिखेंगे इस इतना के बदले क्या लिखेंगे, 1/ε0 चार्ज इनक्लोज्ड, और ई नॉट यहाँ पर लिख दिया। एरिया कितना हो जाएगा, 4πr²। गॉसियन सरफेस का रेडियस आर है, स्मॉल आर, दिया 1/ε0 क्यू, ये हो गया। दस इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड द चार्ज स्फेरिकल थीन स्फेरिकल सेल इज सेम एज इफ द होल चार्ज क्यू कंसंट्रेटेड एट द सेंटर। जैसे सेंटर पर कोई चार्ज है क्यू, ऐसा मानिए, और उसके चलते जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये होती है। If sigma is the surface charge density of a spherical cell, then Q equal to, ये होता है सिग्मा इज इक्वल टू क्यू बटे क्या लिखते हैं आप, एरिया लिखते हैं। तो यहाँ पर हो गया क्यू डिवाइडेड बटे 4πr², उसके हिसाब से लिखा हुआ है यहाँ पर। तो क्यू बराबर हो जाएगा दिस। अब इसको क्या करते हैं कि सिग्मा में कन्वर्ट करते हैं, इसको कन्वर्ट करते हैं सिग्मा में। तो ई 0 1/4πε0 4πr² सिग्मा r², और ये रूप हो जाएगा। ओके, अब है इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड। इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड सेल होलो चार्ज कंडक्टिंग स्फीयर्स हैं। तो ये हो गया स्फीयर, उसका रेडियस कैपिटल आर है, इस पे चार्ज प्लस क्यू डिस्ट्रीब्यूटेड है, उसके अंदर में स्मॉल आर डिस्टेंस पर ये है। द चार्ज resides on the surface of a conductor. Thus, a hollow charge conductor is equivalent to a charged spherical cell. To find the electric field inside the cell, we consider a spherical Gaussian surface of radius small r, concentric with the given cell. Full stop. If E vector is the electric field inside the cells, then by symmetry, electric field strength has the same magnitude EI on the Gaussian surface and is directed radially outward. Also, direction of normal at each point is radially outward, so angle between EI vector and DS vector is 0 at each point, hence electric flux through the Gaussian surface. ये कह रहा है कि यहाँ पर जो एरिया वेक्टर है वो कहाँ, इधर है, और इलेक्ट्रिक फील्ड भी कहाँ, इधर है। तो दोनों क्या है, पैरेलल हो गए। तो पैरेलल का मतलब हो गया थीटा बराबर 0, ये आ गया। अब यहाँ पर लिखेंगे कि गॉस सरफेस इज इनक्लोज द गिवन चार्ज सेल, सो चार्ज इनक्लोज बाय द गॉसियन सरफेस इज 0। अब ये जो गॉसियन सरफेस है इसके अंदर कितना चार्ज है, 0 चार्ज है, तो लिखा 0। हैंड्स बाय गॉस थ्योरम, गॉस थ्योरम के अनुसार क्या लिखेंगे यहाँ पर, ई वेक्टर डॉट डी एस 1/ε0 क्यू इनक्लोज्ड। तो क्यू इनक्लोज का वैल्यू क्या है, 0 है।
तो E इन 4πr² 1/4π 0 इन बराबर 0। द इलेक्ट्रिक फील्ड एट ईच पॉइंट इनसाइड अ चार्ज थीन स्फेरिकल सेल इज 0। द ग्राफ इज ऑन द फिगर। देखिए ये है आपको इनसाइड वाला, तो इनसाइड में क्या है, फील्ड 0 हो रहा है, कहाँ तक, कैपिटल R तक, यानी स्मॉल r इज इक्वल टू कैपिटल R तक। ये हो गया क्या, E इन हो गया, ये क्या हो गया, E ऑन हो गया सतह पर, E क्या हो गया, E आउट। तो ये ग्राफ है इलेक्ट्रिक फील्ड वर्सेस डिस्टेंस का। सेंटर पर भी 0 और सतह के इनर साइड तक 0, सतह पर मैक्सिमम, उसके बाद फिर घटते चला गया, फिर इन्फिनिटी पर जाकर 0 हो जाएगा। तो जो क्वेश्चन था बहुत बड़ा क्वेश्चन था और कई रूप में क्वेश्चन था, उसका ये सलूशन है जो बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब करें, शेयर करें। थैंक यू।